जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। साथियों, अब आज की हमारी क्लास होने वाली है कल की जो हमने क्लास करी थी एथलेटिक्स की, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट थ्योरी पार्ट सेक्शन कवर अप किया था जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आज उसी का पार्ट 2 है हमारा। जो बचे हुए पार्ट्स हैं हम उनको क्लियर करेंगे, इसके बाद हम उसकी MCQs को कल की डेट में क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है साथियों, क्योंकि आज का जो सेशन होगा एथलेटिक्स के पार्ट में मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इसी पार्ट से आते हैं। सो प्लीज़ स्टार्टिंग से एंड तक इस क्लास में बने रहिएगा। और जो भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक और अच्छी चीज़ मैं कहूँगा कि आप लोगों ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और कमेंट में आप किसी चैनल का नाम मत लीजिए, क्योंकि देखिए मैं पर्सनली किसी चैनल का नाम नहीं लेता हूँ। जो भी कोई कुछ भी कहे उससे हमें क्या मतलब है, मैं आपको आउटपुट दे रहा हूँ ना, दैट्स इट। मेरी क्लासेस फ्री चलती रहेंगी और धीरे धीरे अभी तो 2-4 दिन में रिदम और बनने दीजिए, फिर क्लास का लेवल अभी सिर्फ यहाँ तक आया, उस लेवल को सर के ऊपर तक ले जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपका प्यार मिल रहा है, यही बहुत बड़ी चीज़ है। बस ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए आप लोग जितने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन और हमारी मेहनत पहुँच सके, ठीक है। तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, हम देर नहीं करेंगे। कल हमने हर्डल्स तक की कहानी ख़त्म करी। हर्डल्स के बाद अब हम आ जाते हैं रिले रेस पे। रिले रेस की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो रिले रेस बेसिकली आपने देखी होगी 2 टाइप्स की होती है, एक 4x100 मीटर, ठीक है, और एक 4x400 मीटर। तो ये ध्यान में रखना, रिले रेस से भी कभी कदार क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इस चीज़ पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर हम रिले रेस की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि रिले रेस के अंदर आपका बैटन यूज़ होता है। पहली चीज़, बैटन किस इवेंट में यूज़ होता है? एथलेटिक्स के रिले रेस में इस्तेमाल किया जाता है ना। बैटन से कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप होते हैं, जैसे वेट ऑफ बैटन, यानी अगर बैटन की हम भार की बात करें साथियों, उसका वेट तो नॉट लेस देन 50 ग्राम, 50 ग्राम से भैया कम नहीं होना चाहिए। आई होप आपको विजिबल होंगी चीज़ें काफ़ी अच्छे से। यस, इट्स टू गुड। सो 50 ग्राम से कम वेट नहीं होना चाहिए। ऑन्स में अगर इसकी बात करें तो 1.76 आउंस अप्रोक्सीमेट इसका वेट होता है। फिर इसके सरकमफरेंस यानी कि परिधि की अगर हम बात करें भैया, ठीक है, परिधि की बात करें, सरकमफरेंस की बात करें, परिधि, तो इसकी परिधि आपकी 12 से 13 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। वैसे होती 12 सेंटीमीटर है, बट कभी कभी 12 से 13 सेंटीमीटर भी अगर दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है साथियों। फिर इसके डायमीटर की, यानी कि इसके हम व्यास की अगर बात करें भैया, ठीक है, डायमीटर ऑफ बैटन का अगर आप डायमीटर की बात करेंगे तो 40 मिलीमीटर होना चाहिए, ठीक है, या इंच में अगर ले लें तो 1.57 इंचेस में हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, लेंथ ऑफ बैटन की, अगर हम बैटन की लंबाई की बात करें भैया, ठीक है, बैटन की लंबाई की बात करेंगे तो बैटन की लंबाई कितनी होनी चाहिए? अगर मिलीमीटर में आपसे पूछ ले तो 280 से 300 मिलीमीटर तक इसकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है। और फिर वही अगर आपसे पूछ ले इंचेस में तो 11.02 से 11.81 इंचेस में, या फिर सेंटीमीटर में अगर पूछ ले तो 30 सेंटीमीटर बैटन की लेंथ होनी चाहिए। वैसे कहीं कहीं पर आपको ये 28 से 30 सेंटीमीटर भी दिख जाएगा भैया, तो ध्यान रखना है, 28 से 30 सेंटीमीटर तक बैटन की लंबाई हो सकती है, ठीक है। कलर ऑफ बैटन्स की बात कर दें तो कलर सो एज टू बी ईजिली विजिबल ड्यूरिंग द रेस, यानी रेस के दौरान ईजिली जो विजिबल हो जाए कलर, वो बैटन्स में कलर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके बैटन से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको बैटन का वेट पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है, मिनिमम 50 ग्राम होता है, 1.76 आउंस में। आपको उसका सरकमफ्रेंस पता होना चाहिए, डायमीटर पता होना चाहिए, लेंथ पता होनी चाहिए, कलर्स का तो कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। सो ये ध्यान में रखने, ये 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो बैटन से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है भैया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको पॉइंट आउट रखना है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बैटन कुछ इस टाइप का दिखता है आपका, ठीक है, हॉलो सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है। और इसकी परिधि की बात पीछे हमने कर ही ली है, ठीक। और इसकी लंबाई भी हमने देख ली, 30 सेंटीमीटर दे रखी है, 28 से 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो आपका बैटन कुछ ऐसा दिखता है। सरकमफेरेंस 12 सेंटीमीटर दे रखा है, 12 से 13 सेंटीमीटर के बीच में इसका सरकमफेरेंस हो सकता है, ठीक है। वेट की बात करेंगे तो भैया 50 ग्राम मिनिमम वेट होना ही चाहिए इसका, इससे कम
नहीं हो सकता बैटन का जो वेट होता है। ठीक है, चलिए बैटन के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको रिले रेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपका एक्सचेंज जोन साथियों। ठीक है, एक्सचेंज जोन, तो एक्सचेंज जोन आपका होता है भैया 30 मीटर का, ये ध्यान में रखना है। 30 मीटर का जो एक्सचेंज होगा वो 4x100 मीटर रिले रेस का होगा भैया। 30 मीटर बैटन एक्सचेंज जोन जो होगा 4x100 मीटर की जो रिले रेस होती है उसमें होगा। ठीक है, इसमें 20 मीटर पे जो इस पीछे साइड का एरिया होता है वहाँ से 20 मीटर पे आपकी स्क्रैच लाइन होती है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि और जो 400 मीटर का होगा, ठीक है, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन होती है, तो 4x400 मीटर रिले रेस में आपका 20 मीटर का एक्सचेंज जोन होगा साथियों। ये आपको ध्यान में रखना, ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने। 4x100 मीटर में आपका 30 मीटर एक्सचेंज जोन हो जाएगा, ओके, और 4x400 में आपका 20 मीटर एक्सचेंज जोन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो बैटन एक्सचेंज जोन बनाए जाते हैं भैया, 4x100 मीटर का जो बैटन एक्सचेंज जोन होता है उसको हम डार्क ब्लैक ट्रायंगल से डिनोट करते हैं भाई साहब, डार्क ट्रायंगल से, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके, डार्क ट्रायंगल से 4x400 में जाओगे तो वो ग्रे कलर से आपका डिनोट कर दिया था, मतलब ट्रायंगल शेप में इसको डिनोट किया जाता है, अलग अलग मार्किंग के हिसाब से कर दी जाती है। ठीक है, कलरिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इतनी चीज़ की 30 मीटर का एक बैटन एक्सचेंज जोन भैया आपका 4x100 मीटर रिले रेस में, और 4x400 मीटर रिले रेस में आपका 20 मीटर का बैटन एक्सचेंज जोन होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको क्लियर रखना है। ठीक, यहीं से पूछे जाते हैं सवाल। अब हम बात करेंगे भैया लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप की। ठीक है, लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद की। अब लंबी कूद में अगर हम आ जाएं तो लॉन्ग जंप में अगर हम देखें उसके स्पेसिफिकेशन में जहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो पढ़ने के लिए भतेरों चीज़ पढ़ी है, लॉन्ग जंप में आप ढेरों चीज़ पढ़ सकते हो, बट जो 5-6 पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ यहीं से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। इन पॉइंट्स को आपको रिमेंबर रखना है, दैट्स इट। ठीक है, लेंथ ऑफ रनवे, रनवे के बारे में आपसे पूछेगा भैया तो 35 से 40 मीटर इसका रनवे होता है, मिनिमम 35 मीटर मैक्सिमम 40 मीटर रनवे होता है, जिसपे लॉन्ग जंप में क्या होता है भैया, ये रनवे होता है, ये पिट होती है ना। तो इस रनवे की जो लेंथ होगी भैया वो 35 से 40 मीटर होगी। ठीक है, लैंडिंग एरिया लॉन्ग जंप का कितना होता है भैया, 2.75 से 3 मीटर में होता है। ठीक है, 2.75 से 3 मीटर इसकी क्या होती है, ब्रेड्थ होती है, और 10 मीटर से 12 मीटर इसकी लेंथ हो जाती है। ठीक है, जो इसकी लेंथ होती है लंबाई ये आपकी 10 से 12 मीटर हो जाती है, वैसे 10 मीटर ही रखी जाती है। ठीक है, और 2.75 से लेकर 3 मीटर तक ये आपकी चली जाती है, क्या इसकी ब्रेड्थ चली जाती है, चौड़ाई चली जाती है। रनवे की अगर विड्थ की बात करें तो जितना आपका ट्रैक की विड्थ या चौड़ाई होती है उतनी 1.22 मीटर होती है। टेक ऑफ बोर्ड की बात करें भैया तो 1 से 3 मीटर का होता है। टेक ऑफ बोर्ड पे और आ जाओ 1.22 मीटर लंबा होता है। ठीक है, द टेक ऑफ बोर्ड 1 से 3 मीटर की डिस्टेंस पे लगता है, जो टेक ऑफ बोर्ड यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, ये 1 से 3 मीटर की डिस्टेंस पे कवरअप किया जाता है। टेक ऑफ बोर्ड में लंबाई की बात करें टेक ऑफ बोर्ड की तो 1.22 मीटर लंबा होता है, ट्रैक के बराबर। ठीक है, और चौड़े की बात करें तो 0.002 मीटर वाइड होता है, और डीप की बात करें तो 0.2 क्या होती है इसकी 20 डीप होती, गहराई जो इसकी होती है। ठीक है, ये चीज़। फिर प्लास्टिसिन इंडिकेटर बोर्ड भी होता है, ये भी आपका 1.22 मीटर लंबा होता है। चौड़ाई की बात करें तो 0.10 मीटर चौड़ा होता है, 7 mm इसकी हाइट होती है। एजेस की बात करें, ठीक है, स्लैंट एट एन एंगल 45 डिग्री के एंगल पे ये सेट होता है। ठीक है, 45 अंश के कोण पे। तो इतने पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं बस लॉन्ग जंप में, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं आपके। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर लंबी कूद में और अगर हम बात कर लें थोड़ा बहुत तो भैया लंबी कूद में प्रत्येक प्रतियोगी ड्रॉ द्वारा निर्धारित 3 छलांग लगाता है। ठीक है, उसको 3 बार मौके मिलते हैं भैया कूदने के। ये एक खिलाड़ी को, एथलीट के पास प्रत्येक छलांग लगाने के लिए भैया कितना समय मिलता है, 1.5 मिनट का समय मिलता है भैया।
इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। 1.5 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, 1.5 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक। सर्वश्रेष्ठ 8 जंपर्स फाइनल के लिए और 3 प्रयासों के लिए जाते हैं। सबसे बेस्ट जो 8 जंपर होंगे वो फाइनल के लिए और उनको 3-3 प्रयास के लिए भेजा जाता है। रैंकिंग उनकी सर्वश्रेष्ठ छलांग के अनुसार स्थापित की जाती है। आमतौर पर लंबी छलांग के लिए 3 तकनीकों को प्रदर्शन किया जाता है, जैसे सेल, हैंग और हिच किक, जो टेक्निक्स यूज होती है लॉन्ग जंप में। एथलीट को कूदने के लिए टोटल 120 सेकंड दिए जाते हैं भैया, ठीक है, 120 सेकंड्स। 120 सेकंड्स बोले तो अरे 1.5-3, ठीक है, 120 सेकंड दे दिए जाएंगे। लंबी कूद की स्टेजेस की बात करें तो इसके आपके 4 स्टेज होंगी। पहला मुख्य कूद स्थल की तरफ दौड़ना, यानी अप्रोच रन हो जाएगी आपकी, फिर टेक ऑफ होगी, फिर फ्लाइट होगी, फिर लैंडिंग होगी। यानी अप्रोच रन होगी, यहाँ से आप रन करके आ रहे हो, अप्रोच रन हो जाएगा, फिर यहाँ से आप टेक ऑफ करोगे, ठीक है, फिर फ्लाइट आप हवा में रहोगे, देन उसके बाद आप लैंड करोगे पिट पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया भैया, ये इसकी स्टेजेस हो जाएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से अक्सर सवाल आपसे पूछा जाता है, इस पॉइंट से ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसके सीक्वेंस पूछ लेता है आपसे। अब आ जाओ ट्रिपल जंप पे, ठीक है। लॉन्ग जंप के बाद हमारी तिहरी कूद या त्रिकूद, या जिसको हम ट्रिपल जंप बोलते हैं और इसको हम हॉप स्टेप जंप भी बोलते हैं, हॉप स्टेप जंप भी बोलते हैं भैया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो लेंथ होती है रनवे की भाई, वो भी कितनी होती है, 40 से 45 मीटर होती है। विड्थ रनवे की कितनी होती है भैया, 2.75 मीटर से लेके 3 मीटर तक इसकी विड्थ होती है ट्रिपल जंप में। 2.75 मीटर, ये आई होप शायद ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, ये विड्थ ऑफ रनवे की जगह पता है विड्थ ऑफ पिट होना चाहिए या लैंडिंग एरिया होना चाहिए। लैंडिंग एरिया की जो चौड़ाई होगी वो 2.75 से 3 मीटर होगी, ठीक है। रनवे की विड्थ तो आपकी कितनी होगी भैया, 1.22 मीटर होगी, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेंथ ऑफ लैंडिंग एरिया वही 10 से 12 मीटर, सेम जो आपका किस में होता है भैया, हाई लॉन्ग जंप में होता है, ठीक है। टेक ऑफ बोर्ड की बात करें 13 मीटर अवे फ्रॉम लैंडिंग एरिया, यानी पुरुषों के लिए ध्यान रखिएगा, पुरुषों के लिए लैंडिंग एरिया से 13 मीटर दूर रखा जाता है भैया, जो आपका टेक ऑफ बोर्ड होता है। महिलाओं की बात अगर हम करेंगे, ठीक है, तो महिलाओं से कितना दूर रखा जाता है लैंडिंग एरिया से भैया, 11 मीटर अवे रखा जाता है, दूर रखा जाता है लैंडिंग एरिया से। किसके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है, वुमेन्स के लिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये 2-3 पॉइंट्स आपके ट्रिपल जंप से हो गए जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो अगला ट्रिपल जंप की जो स्टेजेस होती है, यहाँ से भी आपसे सवाल पूछ लेगा। तो इसमें पहले नंबर पे आपका अप्रोच हो जाएगी, जो आप रन करते हैं, फिर हॉप हो जाएगा, फिर स्टेप हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका जंप एंड लैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। आपने अप्रोच किया, रन किया, अप्रोच करने के बाद आपने हॉप किया, ठीक है, हॉप के बाद आपने स्टेप लिए, देन फिर आपने जंप की, फिर आपने लैंड कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने अप्रोच की, फिर यहाँ पर आपने हॉप किया, यहाँ पर आपने स्टेप किए, ठीक है, फिर यहाँ पर आप जंप हुआ और यहाँ पर आपकी लैंडिंग हो गई, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है साथियों, ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगली अगर हम बात करें भैया इसकी स्पेसिफिकेशंस की, किसकी, हाई जंप की, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हाई जंप से क्या क्या क्वेश्चन पुटअप हो गए भाई, मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, कम से कम 15 मीटर की लेंथ होनी चाहिए रनवे की। मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए भैया, 16 मीटर आपकी चौड़ाई होनी चाहिए कम से कम, जो आपका स्पेस होता है रनवे का। लेंथ ऑफ पिट, ठीक है, हाई जंप पिट 5 मीटर, 3 मीटर, पिट नहीं बोलेंगे उसको, ठीक है। लेंथ ऑफ गद्दे को क्या बोलते हैं, मैट या पिट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, जो उसका मैट होता है, जो आपका हाई जंप का गद्दा होता है जिस पे लैंड किया जाता है, उसकी अगर हम लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी भैया,
15 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 15 मीटर। उसकी चौड़ाई की बात करेंगे, जिस पे लैंड करना है तो वो 3 मीटर उसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पिट लिखा है, हो सकता है पिट भी बोलते हो इसको। ठीक है, जो गद्दा होता है। फिर उसकी हाइट की बात करें तो 1 मीटर ऊंचा होता है भैया। इसकी जो ऊंचाई होगी गद्दे की वो 1 मीटर होगी। गद्दे की जो ऊंचाई होगी वो 1 मीटर होगी भैया। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ पे गद्दे यूज़ कर लेंगे। डिस्टेंस बिटवीन अपराइट्स, जो अपराइट्स होते हैं, ठीक है, जो क्रॉस अपराइट्स लगे होते हैं साइड में खंबे की तरह, तो वो 4 मीटर से लेके 4.04 मीटर के बीच, उनके बीच में डिफरेंस होगा। जो क्रॉस बार लगता है उन अपराइट्स के ऊपर, उसकी जो लंबाई होगी भैया वो 3.98 मीटर से 4.02 मीटर होगी। वेट अगर क्रॉस बार की बात करें तो 2 किलोग्राम तक का वेट होता है क्रॉस बार का। डायमीटर सर्कुलर क्रॉस बार का जो सर्कुलर एरिया होता है क्रॉस बार का, उसके अगर हम व्यास की बात करेंगे भाई साहब तो वो कितने होगा, 25 से 30 मिलीमीटर उसका व्यास होगा। विड्थ ऑफ सपोर्ट ऑफ क्रॉस बार तो 40 जो सब क्रॉस बार के सपोर्ट के लिए जो लगता है उसकी चौड़ाई होगी कितनी, 40 होगी। लेंथ ऑफ सपोर्ट क्रॉस की तो वो 60 हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट्स कुछ समथिंग है, ये आपको रिमेंबर ही करने पड़ेंगे, याद ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टेक्निक्स ऑफ हाई जंप, यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं भैया। 3 प्रकार की टेक्निक्स होती है हाई जंप में। एक सीजर जंप होती है, एक वेस्टर्न रोल होता है और एक फॉसबरी फ्लॉप होती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका फॉसबरी फ्लॉप से पूछा जाता है आपके पेपर में। पहले हम कैंची कूदने सीजर जंप की बात करें तो पैरों को बारी बारी से बार के ऊपर से पार करना और पैर उतारना होता है। वेस्टर्न रोल में क्या होता है, बार के ऊपर रोल करके क्रॉसिंग, मतलब जैसे आप दौड़ करके गए बस ऐसे घूम के पीछे शोल्डर जाके आपने निकाल दिया, किसके साथ, अपनी कमर के साथ आप लैंड करते हो उसमें। ठीक है, फॉसबरी फ्लॉप में क्या होता है, आप साइड से जाते हो, पहले आपका शोल्डर जाता है, फिर आपका कंधा आता है, फिर कमर आती है, फिर ऐसे करके आप गिरते हो प्रॉपर अपने शोल्डर के बल पे। यह नवीनतम तकनीक है जिसमें बॉडी कर्व आर्क का उपयोग बार को पीठ के साथ पार करने और कंधों पर उतरने के लिए किया जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा फेमस होती है। ज़्यादातर इसी टेक्निक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ऊंची कूद की तो उसकी तकनीक यानी फॉसबरी फ्लॉप की बात करूं तो उसमें भी आपके 4 चरण होते हैं। ठीक है, फॉसबरी फ्लॉप में पहले अप्रोच होगा, आप दौड़ करके आओगे, फिर इसके बाद आपका लिंक बिटवीन अप्रोच एंड टेक ऑफ। ठीक है, दृष्टिकोण या अप्रोच और टेक ऑफ के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो होगी, फिर आर्क होगा जो आप कंधे के उसमें से बनाएंगे, फिर इसके बाद आप लैंडिंग करेंगे। ठीक है, तो ये 4 स्टेप इसको भी आपको रिमेंबर रखना है। ओके, नेक्स्ट पोल कूद, या जिसको हम पोल वॉल्ट के नाम से भी जानते हैं साथियों, पोल वॉल्ट। ठीक है, पोल वॉल्ट की हम बात करेंगे। सो पोल वॉल्ट में सबसे पहले आपको लेंथ ऑफ रनवे, ठीक है, जो आपका रनवे है उसकी लंबाई आपको ध्यान में रखनी, तो कितनी होगी, 40 से 45 मीटर होगी भैया। ठीक है, विड्थ ऑफ रनवे, उसकी चौड़ाई 1.22 मीटर, जो आपकी लेन की चौड़ाई होती है एथलेटिक लेन की, वही इसकी चौड़ाई हो जाएगी। लेंथ एंड विड्थ ऑफ लैंडिंग एरिया, जो पोल वॉल्ट का लैंडिंग एरिया होता है 6 × 6 मीटर का होता है भाई साहब। ठीक है, 6 × 6 मीटर का। हाइट ऑफ लैंडिंग एरिया 0.8 मीटर। ठीक है, जो हाइट होगी लैंडिंग एरिया की 0.8 मीटर होगी, जो गद्दा होगा। डिस्टेंस बिटवीन अपराइट्स 4.28 से 4.37 मीटर। ठीक, लेंथ ऑफ क्रॉस बार, जो उसमें क्रॉस बार लगा होता है ऊपर, वो 4.48 से 4.52 मीटर होता है। ठीक है, फिर वेट अगर बात करें क्रॉस बार की तो लगभग 2.25 किलोग्राम का। ठीक है, 2.25 kg। ओके, फिर डायमीटर की बात करें, व्यास अगर बात कर लें सर्कुलर बार की तो 25 से 30 होता है। ठीक है, द लेंथ ऑफ बॉक्स टुवर्ड्स लैंडिंग एरिया, लैंडिंग एरिया के पहले जो एक ऐसा बॉक्स लगा होता है जिसमें बांस को जाके फंसा दिया जाता है। ठीक है, तो 40 सेंटीमीटर लंबा होता है वो, ये ध्यान में रखना है। द लेंथ ऑफ बॉक्स टुवर्ड्स रनवे, अच्छा ठीक है, टुवर्ड्स द रनवे, रनवे की तरफ से तो उसकी 60 सेंटीमीटर ले लेंगे। टुवर्ड्स लैंडिंग एरिया, लैंडिंग एरिया की तरफ से लेंगे
तो 40 सेंटीमीटर, रनवे की तरफ से लेंगे तो 60 सेंटीमीटर आपके बॉक्स की लंबाई। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं पोल वॉल्ट के लिए। ठीक है, अब पोल वॉल्ट में भी टेक्निक्स यूज होती हैं। तो सबसे पहले होल्डिंग द पोल, भाई पोल को पकड़ना कैसे, जो आपका बांस होगा उसको कैसे पकड़ना है। ठीक है, फिर कैरी, और कैरी में भी आपका एक हाई कैरी होता है और एक लो कैरी होता है, ये ध्यान रखना है। फिर अप्रोच रन होती है, फिर प्लांटिंग ऑफ पोल होता है, आप उस गड्ढे के अंदर उसको फंसाते हो, प्लांट करते हो, फिर स्विंग करते हो, मुड़ता है तो उसमें स्विंग करके झूल करके तब ऊपर बांस आपको फेंकता है ना, फिर पोल को छोड़ करके रिलीज कर देते हो, फिर आप क्रॉस बार को क्रॉस करके आप लैंड कर जाते हो। ये इसके चरण होते हैं। अगर मैं चरण की बात करूं, अगर आपको विजिबल हो शायद, आई होप सो, यस, तो सबसे पहले आपका अप्रोच रन होता है। आप बांस को लेकर के क्या कर रहे हो, आप बांस को लेकर के पहले आप रनिंग करके आओगे तो यहाँ पर आपका अप्रोच रन हो जाएगा। अप्रोच रन के बाद फिर आप आओगे तो उसके बाद आपका आ जाएगा क्या चीज़, प्लांट आ जाएगा, टेक ऑफ। ठीक है, प्लांट आ जाएगा। यहाँ पर आपने बांस को इस बॉक्स के अंदर फंसा दिया, प्लांट किया, फिर प्लांट करने के बाद आप टेक ऑफ करोगे, टेक ऑफ करने के बाद आप स्विंग करोगे, स्विंग करने के बाद क्या करोगे भैया, स्विंग करने के बाद आप करोगे क्या, टर्न करोगे और फिर फ्लाई अवे। ये इसके आपके स्टेप्स हो गए। तो इन स्टेप्स को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है। अब आ जाओ भैया गोला फेंक में, यानी कि शॉर्ट पुट में आ जाते हैं। ठीक है, गोला फेंक, शॉर्ट पुट, अक्सर सवाल आपका यहाँ से ज़्यादातर पूछता है, सेक्टर एंगल वगैरह पूछ लेगा, इतनी ही चीज़ों में से पूछेगा आपसे शॉर्ट पुट में। ठीक है, तो वेट ऑफ शॉर्ट पुट, गोले का वजन पूछ लेगा भैया। तो अगर पूछ ले पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए कितना वजन होता है भाई साहब, 7.26 kg या 260 किलोग्राम भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। महिलाओं की बात करेंगे तो भैया महिलाओं के लिए 4 किलो का गोला होता है, 4 किलो का। ठीक है, फिर डायमीटर ऑफ सर्किल, जो गोला होता है उसके अगर हम व्यास की बात करेंगे, सॉरी, जो जिस पे फेंका जाता है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर जो एरिया होता है, प्लेइंग एरिया होता है आपका शॉर्ट पुट का। ठीक है, ऐसा होता है ना आपका शॉर्ट पुट का एरिया, इधर से इंडिकेटर लाइन होती है, फिर यहाँ एक स्टॉप बोर्ड लगा होता है ना, तो यह इसके अंदर से जो आप फेंकते हो, तो इसके अगर हम डायमीटर की बात करो तो ये पूछ रहा है कितना होता है भैया, 2.135 मीटर होता है इसका एरिया, जो सर्किल होता है डायमीटर इसका। ठीक है, सेक्टर एंगल की बात करें तो इसका जो सेक्टर एंगल निकलेगा भाई साहब वो कितना होता है, 34.92 डिग्री होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्टर एंगल से सवाल अक्सर पूछ लेता है, ज़्यादातर इन्हीं से सवाल पूछता है। हाइट और थिकनेस की अगर हम बात कर ले भैया, 20 mm से 6 mm। ठीक है, स्टॉप बोर्ड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई होती 1.21 मीटर। ठीक है, 1.22 मीटर भी हो सकती है, 21 दे रखा है। ठीक है, ब्रेड्थ आपकी 0.112 मीटर और हाइट आपकी 0.10 मीटर होती है। ठीक है, 0.10 मीटर। ओके, ये चीज़ आपको रिमेंबर रखनी है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करें तब आ जाते हैं हम डिस्कस थ्रो पे, चक्का फेंक पे। ठीक है, डिस्कस थ्रो पे भी आपको इसका वेट पता होना चाहिए भैया। पुरुषों के लिए 2 किलोग्राम, महिलाओं के लिए 1 किलोग्राम। हमेशा लड़कियों को हल्का वजन ही दिया जाता है। ठीक है, ये तो होता ही है, हम लोगों के साथ अक्सर ऐसी नाइंसाफ़ी होती। काश अगर इसका उल्टा होता तो कितने अच्छे रिकॉर्ड बनते हैं। ऐसा है क्या? नहीं, देखो पुरुषों की बॉडी फिटनेस अलग होती है और महिलाओं की अलग होती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन 2 kg, फॉर वुमेन 1 kg। डायमीटर ऑफ सर्किल की बात करें तो 2.50 मीटर। ठीक है, प्लस माइनस 5 mm तक ले जा सकते हो, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सेक्टर एंगल इसका 34.92 डिग्री, जितना आपका शॉर्ट पुट का था उतना ही इसका भी होगा। देखो शॉर्ट पुट का कितना था, 34.92 डिग्री, और इसका कितना है सेक्टर एंगल, 34.92 डिग्री। शॉर्ट पुट डिस्कस दोनों का सेक्टर एंगल सेम होगा। ठीक है, आउटसाइड डायमीटर ऑफ मेटल रिम, जो इसमें मेटल रिम लगी होती है उसका बाहरी व्यास जो होता है मेटल रिम का, वो 219 से लेके 221 मिलीमीटर होता है साथियों, पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 180 से 182 मिलीमीटर होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चक्का फेंकने की कुछ टेक्निक होती है भाई साहब। तो टेक्निक की बात अगर हम करेंगे साथियों, तो टेक्निक्स ऑफ डिस्कस थ्रो, ठीक है। पकड़ना सबसे पहले तो ग्रिप होती है, फिर स्विंग होता है ना, फिर आप ले करके घूमते हो उसको, फिर स्पिन होता है, फिर छोड़ते हो, फिर ड्राइव होता है, फिर रिलीज होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 चरण में है भैया, ठीक है। ग्रिप, स्विंग, स्पिन, ड्राइव एंड रिलीज, ठीक है। ये आपकी टेक्निक्स होती हैं, स्टेप्स होते हैं, चरण होते हैं, टेक्निक भी होती है, ठीक है। जेवलिन थ्रो की अगर हम बात करें, अब आ जाते हैं हम किस पे भैया, जेवलिन थ्रो की तरफ आ जाते हैं। सो जेवलिन थ्रो में अगर हम देखें, भाला फेंक में देखें, तो जेवलिन थ्रो में सबसे पहले वेट से ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पुटअप होते हैं। अगर पुरुषों की बात करें भाई साहब, ठीक है, किसकी, पुरुषों की, तो पुरुषों में जेवलिन का वजन कितना होता है भैया, 800 ग्राम होता है, ठीक है। वहीं अगर महिलाओं की बात करें हम, ठीक है, महिलाओं की अगर हम जेवलिन भाले के वज़न की बात करें तो वो 600 ग्राम होता है भैया, 600 ग्राम, ठीक है। लेंथ ऑफ रनवे 36 मीटर का रनवे होता है इसमें जेवलिन में, महिला पुरुष दोनों के लिए 36 मीटर का रनवे दिया जाता है, ठीक है। 2 पैरेलल लाइंस होती हैं इसमें 4 मीटर अपार्ट में, ठीक है, दोनों के लिए, पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ जेवलिन, अगर जेवलिन की लंबाई की हम बात करें तो पुरुषों और महिलाओं में भैया जेवलिन की लंबाई अलग अलग होती है। जब भार अलग है तो उसकी लंबाई भी अलग होगी ऑब्वियसली। तो 260 सेंटीमीटर से 270 सेंटीमीटर आपकी पुरुषों के लिए भाले की लंबाई हो जाती है, वहीं 220 से 230 सेंटीमीटर जो होती है वो महिलाओं के लिए लंबाई हो जाती है भाले की, ठीक है। महिलाओं के लिए लंबाई हो जाती है भाले की कितनी, 220 से 230 सेंटीमीटर तक, ठीक है। वहीं अगर इसके सेक्टर एंगल की बात करेंगे भैया, तो इसका सेक्टर एंगल आपका शॉर्ट पुट डिस्कस से अलग होता है, ठीक है। शॉर्ट पुट डिस्कस में कितना होता है, 34.92 डिग्री होता है शॉर्ट पुट में, लेकिन अगर जेवलिन की बात करेंगे भैया 28.96 डिग्री, कहीं कहीं पे शायद 29 डिग्री भी देते हैं, क्या करेक्ट करिएगा मेरे को कमेंट करके, ठीक है। 28.96 डिग्री, क्या कहीं कहीं पे 29 डिग्री दिया जाता है, कमेंट करके बताइएगा आपको, क्योंकि मैंने आई थिंक 29 डिग्री देखा है कहीं पे, बट यहाँ पर 28.96 दे रखा है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। ओके, चलिए अगले अगर हम बात करें तो भैया फंडामेंटल स्किल की बात करें तो सबसे पहले होल्डिंग द जेवलिन, उसको पकड़ना, ठीक है। फिर पकड़ने के बाद उसकी ग्रिप, फिनिश और अमेरिकन ग्रिप। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रिप को 2 प्रकार से डिवाइड किया है, एक आपकी फिनिश ग्रिप होती है और एक आपकी अमेरिकन ग्रिप होती है। कभी कभी यहाँ से भी सवाल आपके पुटअप हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट और कैरी, फिर इसके बाद आप रनअप लेंगे, फिर रनअप टू प्लांट करेंगे, पावर स्ट्राइड्स, रनअप टू प्लांट, पावर स्ट्राइड्स हो गया, ठीक है। फिर प्लांट करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, ठीक है। ये आपके पौधा, ये प्लांट अलग है, ठीक है, फेंकने के लिए प्लांट होता है, ठीक है। तो ये आपके फंडामेंटल स्किल्स आपके जेवलिन थ्रो के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भैया हैमर थ्रो, यानी कि तार गोला फेंक, जिसको हम बोलते हैं हैमर थ्रो या तार गोला फेंक, ठीक है। हैमर थ्रो ही ध्यान रखिएगा आप। तो वेट ऑफ हैमर का वजन 7.260 kg, जितना आपका शॉर्ट पुट का वजन होता है, शॉर्ट का वजन होता है उतना ही वजन इसका होता है, 0.5 ग्राम, मतलब 5 ग्राम मान लो, 5 ग्राम कम ज़्यादा हो सकता है वज़न, ठीक है। महिलाओं के लिए 4 किलोग्राम होता है, जितना शॉर्ट पुट में होता है महिलाओं के लिए उतना ही आपका हैमर में होता है, ठीक है। जितना पुरुषों के लिए 7.260 kg और महिलाओं के लिए 4 kg। फिर डायमीटर की बात करें तो उसका डायमीटर उतना ही होता है जितना आपका शॉर्ट पुट का होता है, 2.135 मीटर ±5 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। महिलाओं के लिए भी सेम होता है ये चीज़। सेक्टर एंगल की बात करें तो 34.92 डिग्री, जितना सेक्टर एंगल आपका शॉर्ट पुट का होता है, जितना सेक्टर एंगल आपका डिस्कस का होता है, उतना सेक्टर एंगल आपका हैमर का भी होता है, यानी इन तीनों के सेक्टर एंगल आपके 34.92 डिग्री होता है। सिर्फ एक जेवलिन का डिफरेंस होता है भैया, ठीक है, कितना होता है 29 डिग्री,
ठीक है, या 28.9 कितना था, 6 डिग्री, कितना दिया था ताऊ, 96 डिग्री, हाँ 28.96 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है साथियों। देखो इतनी पॉइंट जो मैंने आपको बताए ना दोस्तों, इन पॉइंट से ही आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। घूम फिर के इन्हीं से क्वेश्चन आपके पुटअप होते हैं। सो इन पॉइंट्स को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिमेंबर करना है, इनकी नोट्स बनानी है, इनको बार बार मेमोराइज करना है, 2 बार 4 बार। देखो आप लिख करके नोट्स बनाओ यार। मेरी एक हैबिट थी हमेशा से, आफ्टर जॉब, सॉरी बिफोर जॉब, जॉब से पहले जब भी मैं कभी पढ़ाई करता था तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स होते थे ना, तो वो अक्सर मेरे से बोलते थे कि यार सुनील रोशन अपनी नोट्स दे दे मेरे को। तो मैं बेझिझक अपनी नोट्स उनको दे दिया करता। वो मेरे को पता थी कि मेरे को वापस भी नहीं मिलनी है, बट उसके बाद मेरी मजबूरी बन जाती थी कि मैं फिर से नोट्स बनाता था। तो कई बार चीज़ें जब मुझे को लिखनी पड़ती थी, चीज़ें ऑटोमेटिक क्या हो जाती थी, एग्ज़ाम टाइम से पहले आपको बहुत अच्छे से रिमेंबर हो जाती हैं। कभी कभी होता है ना पढ़ाई में, जैसे आज आप पढ़ते हो ना तो आपको कल लगता है यार मैंने कल जो पढ़ी थी चीज़ें वो तो मैं भूल गया, लगता है कि मेरे को कुछ याद ही नहीं है। लेकिन अगर आपने टाइम दिया है उस चीज़ को, अपना विश्वास मानिए, अगर आपने समय देकर 15-20 मिनट अच्छे से आपने रिमेंबर किया, उसकी पढ़ाई करी है, समझने की कोशिश करी है, तो एग्ज़ाम टाइम में अगर क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसका आंसर आपका ब्रेन निकाल करके देगा ही देगा साथियों। ठीक है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन में चीज़ें अगर गई हैं तो वो निकलेंगी ज़रूर, बस शर्त ये है कि आपने सही तरीके से टाइम दिया हो उसको, भले 10 मिनट ही दिया लेकिन पूरा टाइम दिया। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की क्लास साथियों। अब इसके बाद हमारा जो आने वाला है वो, अब हम एथलेटिक्स के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे साथियों। लगभग 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे ही, मिनिमम मेरी गारंटी है। कल 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, मैक्सिमम 1 घंटे में जितने सवाल सॉल्व हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस की आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे। फिर नेक्स्ट अगला टॉपिक आगे चलेंगे। एक और अच्छी चीज़ आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन का ही ये तो हमारा गेम्स और स्पोर्ट्स की हम कंटिन्यू रखेंगे एज इट इज़। इसके साथ एक और क्लास मैं ऐड कर रहा हूँ साथियों। अब आपकी दिन में 2 क्लासेस चलेंगी। ठीक है, ये तो चलती रहेगी आपकी क्लास, पहले स्पोर्ट्स और गेम्स की थ्योरी के साथ, इसके साथ में फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मतलब एकदम आधार से जो बीपीएड का सिलेबस एकदम स्टार्टिंग से लेके उसको भी हम थ्योरी के पार्ट में लेके चलने वाले हैं। तो दूसरी क्लास आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो उसमें बीपी वाले हों, बीपीएड वाले हों, टीजीटी वाले हों, पीजीटी वाले हों, XYZ 9, 10th, 11th, 12th जितने भी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हैं वो उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपकी बेहतर प्रिपरेशन होगी और रिवीजन बहुत तगड़ा होगा साथियों। सो आई होप आज की हमारी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर हमारी मेहनत, हमारी क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अपने हर एक साथी तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं साथियों। ठीक है, और हो सकता है कुछ गलतियां हो जाती हैं मेरे से, जैसे पिछली क्लास में गलती हो गई थी। क्या हो गई थी? स्कूल्स गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी साथियों, मैंने 1955 बता दिया था। दूसरी चीज़ जो हर्डल्स होती है स्टीपल चेस में वो 35 होती है, आई थिंक मैंने 30 बता दिया था। सो इस चीज़ को, अच्छी बात है आप लोग मेरे को बताते हो, मेरे को अच्छा लगता है। देखो मुझे भी मेरी गलतियां पता चलती हैं, तभी तो मैं आगे उस पर और काम कर पाऊँगा। तो आपको गलतियां भी बतानी हैं और अच्छी लगे तो उसकी, जैसे आज आप लोगों ने प्रशंसा की, हमेशा करते रहिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।